नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कंपनी का नाम है और कंपनी सबसे पहले एक बात बताऊं, किसी भी कंपनी को समझने के लिए उसके बिजनेस को समझना ज़रूरी है। तो वेबसाइट्स पे जब हम जाते हैं तो कहती है फ्रैंकलिन जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करती है, वो एग्रीकल्चर से इनपुट्स पे कामकाज करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर कामकाज करती है। जहाँ पे इनकी वेबसाइट्स पे देखने को मिलती है जो क्वालिटी ऑर्गेनिक्स फूड्स की बात करती है, जो कि आजकल ऑर्गेनिक फूड्स की मार्केट में काफ़ी डिमांड बढ़ती नज़र आती है, क्योंकि लोग केमिकल्स वाले से दूर होना चाहते हैं और ऑर्गेनिक्स में जाना चाहते हैं। चाहे वो फूड्स की इंडस्ट्रीज हो या फिर आपको फ्रूट्स ही क्यों ना, फूड के साथ फ्रूट्स हो, वेजिटेबल स्टेडियम हो, सबके सब में यहाँ क्या मिलती नजर आती है। जहाँ पे एक ऑर्गेनिक वाली बात निकल के आती है, तो वहाँ पे एक कहती है कंपनी इन द ऑर्गेनिक पे कामकाज करती है, मिशन ऑफ दिस। और ये चाहे फ्रूट्स को लेकर के हो या फिर उसमें क्या करती है कंपनी, कहती है हम इनपुट सप्लायर काम करते हैं, मार्केट लीकेज के ऊपर काम करते हैं, इसकी मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी क्या है कंपनी को लेकर के। यहाँ पे ऊपर में ऐसा कोई सर्विसेज की बात नहीं करती नजर आती कंपनी। और यहाँ पे कहती है सीधे इज होलसेल ट्रेडिंग ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड द ज्वेलरी। मैंने इससे पहले भी एक बार स्टडी किया था इस कंपनी को लेकर के, जहाँ आपस में तालमेल हमें ये देखने को नहीं मिली थी जो आखिर जो इनका बिजनेस मॉडल है वो एग्रीकल्चर कमोडिटी बेचती है या फिर ज्वेलरी बेचती है। तो इन दोनों को देखेंगे, यदि सेगमेंट बाय डिटेल मिल जाए तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। फिलहाल इसकी चार्ट को देखेंगे तो चार्ट देखने के बाद हमें तो कुछ समझ नहीं आता। आपको कुछ समझ आए तो मुझे बताना। आखिर चार्ट में जिन लोगों ने यहाँ पे एक तरह से मान के चलिए, जो जिन लोगों ने खरीदारी किया, वो खरीदारी किस पर्पज से किया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और किस सोच के खरीदारी किया, और किन लोगों ने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बिकवाली किया। और आपस में देखिए, मैं इसको आकलन करूं तो ये जो प्राइस है नियरली अबाउट कहाँ पे जाके अटकी है, वहीं के आपके आसपास जाके अटकी है प्राइस। आखिर ये बीच में हुआ क्या, इस टाइम फ्रेम में हुआ क्या कंपनी को लेकर के, जहां टाइम फ्रेम अप्रैल 24 से चालू होता है और आज तक का टाइम फ्रेम देखे तो मार्केट में लगातार गिरती जा रही है। एक टाइम था जब मैं स्टॉक में लगातार चढ़ती नजर आती थी, जिसकी चार्ट में यहाँ पे जब भी देखने को मिलती थी, अच्छा लगातार चढ़ती थी। अब यहाँ पे उसके बाद कितने दिन के बाद ये चढ़ती गई लगातार, और चढ़ती कब तक गई, मई तक, 29 मई तक। जून के बाद इसमें ट्रेंडिंग माहौल क्या हुआ, गिरावट का एक डरावनी वाली माहौल देखने को मिला, जहाँ पे डेली 5% के सर्किट में या तो चढ़ती है या उतरती नजर आती है। चलिए, जैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा तो 5% चढ़ती नजर आती है। अब क्या फिर से यहाँ से चलने का सिलसिला चालू हो रहा है स्टॉक को, ऐसे लग रहा है। जहाँ पे लगातार एक गिरती नजर आई थी, वहाँ पे चढ़ना चालू हुआ। क्योंकि इसका एक इफेक्ट देखने का प्रयास करते हैं, इसकी कहाँ से, पहले स्टॉक परफॉर्मेंस की तरफ, जहां पे एक मैक्सिमम टाइम फ्रेम में कहती है 5 साल में जो स्टॉक में 337% का जंप किया। इसको स्टॉक को क्या कहें, मल्टीवैगर कहें, पेनी कहें, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ इस स्टॉक को खरीदने और बेचने को लेकर के। जहां नंबर ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन की बात कर लूँ, जहां नंबर ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन जो है अर्थात शेयर होल्डर है, ज़्यादा नहीं है, वो 15,000 के आसपास है। और 100% जब पब्लिक के पास इसका शेयर शिफ्ट हो चुका है, ये आज से नहीं 2021 से पहले को देखने को मिलती है। आखिर क्या हुआ, जहाँ पे पब्लिक के पास जाने के बाद भी 15,000 16,000 लोग ही यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, और वही आपस में ट्रेड किस लेवल पे करते हैं उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। जहाँ पे हमने देखा जो 5 साल में जंप करती है, 1 साल में कहती है अच्छा ये तो 411% जंप कर गया। ऐसे ही कुछ आती है 6 महीने में करीब देखने को मिला, जो 31% जंप करती है, 1 महीने में देखा कि 38% गिर गए स्टॉक्स, और फिर से ट्रेंडिंग बनती नजर आती है, ऐसा देखने को मिलती है। तो देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे देखा जा सकता है पिछले 5 दिन के, लास्ट 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में, तो जहाँ पे ट्रेंडिंग इसका क्या था, ट्रेंडिंग गिरती हुई ट्रेंडिंग थी, वहां से ट्रेंडिंग में हुआ क्या, उस ट्रेंडिंग में सस्टेन किया ट्रेडिंग सेशन में, और सस्टेन के बाद यहाँ से कुछ जंप लगाती नजर आती है। तो इस हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा जोर दोबारा ये देश देखने को मिलती है पिछले 5 दिन में। ये कप डिज़ाइन में एक कह सकते हैं, कप डिजाइन के लिए हाफ चांद मान के चलिए, उस हिसाब से क्या कर रही है, ये आकलन हिसाब से थोड़ा सा परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है फिलहाल। आगे क्या कहते हैं इसके बारे में, उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं क्या इसका लेटेस्ट अपडेट इसका आया। जून का जो रिजल्ट था वो आया, और जून के रिजल्ट में कंपनी ने कहा जो हमने क्या किया, वायो वाई में सेल्स में कितना ग्रोथ किया, 266% का ग्रो किया।
ऐसे कहते ईबिटा में कितना ग्रोथ किया, 600-700% का जंप किया। नेट प्रॉफिट में 850% का जंप किया। और ईपीएस में 850 से ज़्यादा 950% का हमने जंप किया। ये किसके बेसिस पे जंप किया? ये वायो वाई अर्थात जून 23 से डेटा को देखा जाए तो इसके हिसाब से कहती है जून 24 में हमने ये जंप किया। यही हम क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो भी लगता है अच्छा 18 करोड़ से 26 करोड़ हो जाता है, मतलब यहां से भी आकलन। लेकिन दो इफेक्ट क्या है इनका, ये पोजीशन में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ इस क्वार्टर के हिसाब से। तो चलिए कंप्लीट की तरफ जानने के प्रयास करते हैं। फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज जहाँ पे इन्वेस्टेड, जो हमने कहा कि इंटरेस्टेड जो है करीब 15-16 हज़ार लोग शेयर होल्डर इन्वेस्टेड है कंपनी के बारे में जानते हैं। पहले हम फ्लाइंग प्राइस को छोड़ते हैं। फ्लाइंग प्राइस इज द मार्केट की 3 एस्पेक्ट से बनती है। वो 3 एस्पेक्ट में देखा है तो फंडामेंटल मतलब बिजनेस की मॉडल्स क्या है, बिजनेस से होने वाली जो भी नुकसान फायदा है उसको इफेक्ट करती है। दूसरा जो टेक्निकल है उसको हम कहते हैं ट्रेंडिंग माहौल क्या है। और तीसरा है जो सेंटिमेंटल, इनका पल पल की सेंटिमेंट क्या कहता है, मेंटलिटी क्या कहता है सर, तो जिन जो शेयर होल्डर है उसकी मेंटलिटी क्या दर्शाती नजर आती होगी। तो चलिए इसको देखा जाए तो कहती है कंपनी के बुक वैल्यू कितना है, 1 रुपये का, ठीक है, नियर अबाउट द सेम ऑफ द फेस वैल्यू, कोई अंतर नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है थोड़ा सा ज्यादा अर्थात उनके एसेट्स वैल्यूशन हैं और वो करीब 10.5 रुपये के आसपास, ठीक है। दो एंगल हुआ। अब आते हैं एक और फैक्टर को लेकर कि हिस्टोरिकल डेटा में डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, तो कहता है नहीं है, प्लीज नहीं है। ये सब क्या कहती है, चलो कुछ है कुछ नहीं है। अब आते हैं जो किसी की चीज को इंडिकेट देने के लिए स्टॉक को खास के देखा जाता है, स्टॉक का पी क्या कहता है। स्टॉक का पी एक मापने की मशीन है, एक मापने की फॉर्मूला है किसको, जो फिलहाल जो करंट प्राइस है उस करंट प्राइस को मापने की जो फॉर्मूला है उसको कहते हैं। करंट प्राइस को क्या करिए, ईपीएस से डिवाइड दे दीजिए, अर्थात ईपीएस का मतलब ये हुआ जो प्रॉफिटेबिलिटी जो बनती है कंपनी का, अर्निंग पर शेयर, उसके हिसाब से ये कितना गुना मार्केट को जंप करती नजर आती है क्या, करंट प्राइस। तो इसमें हिसाब से देखा जाए स्टॉक पी कहता है 3.64 का, जबकि इंडस्ट्रियल पी की चर्चा करते हैं तो वो कहती है करीब कितना का, 35-36 का। यदि इसके अकॉर्डिंग मैं इसको सावधान, इसके अकॉर्डिंग यदि जे जंप करती है तो कितना गुना जंप करना चाहिए, नियरली 10 गुना तो होना चाहिए। 10 गुना यदि होता है तो मार्केट 3 रुपए से 4 रुपए से कहाँ 40 रुपए जा सकता है। क्या लगता है उम्मीद 40 रुपए जा सकता है, कमेंट करके बताना, क्योंकि हम इसके कुछ और एस्पेक्ट को लेने का प्रयास करेंगे, जो इनका बैलेंस शीट और पीएल का मॉडल क्या कहता है और कहाँ पे इनकी मार्केट में पैसा अटका पड़ा है, किस बेसिस पे अटका पड़ा है और उसकी क्या लिक्विडिटी बनती नजर आती है। तो देखिए डेट टू इक्विटी कहती है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, 0.02 का है। करंट रेशियो ठीक है क्योंकि 2.08 का है। प्रोमोटर्स होल्डिंग कुछ नहीं है, सबके सब पब्लिक में है। आर कहते हैं 120% का, आर कहती है 112। नंबर ऑफ शेयर कितना है, केवल है 14 करोड़ का। अब यहाँ पे आकलन कीजिए, 14 करोड़ का नंबर ऑफ शेयर है और 14 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर में जो टोटल इन्वेस्टेड हैं वो कितना है, 15,000 लोग हैं। 15 के लोग जो है ना इस स्टॉक में इन्वेस्टेड। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना, करीब 3.5 गुना 4 गुना मान लेते हैं। तो दो एंगल देखिए, एक तो स्टॉक पी हिसाब से जंप करना चाहिए नियरली 40 के आसपास, और क्या कहता है, और डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से दूसरे से कंपेयर करेंगे आखिर दूसरे इंडस्ट्रियल में दूसरे कंपनी का क्या कंपेयर है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने मेरा लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और एक चीज़ निकल के आती है फ्रैंकलिन के बारे में, जो हमने इससे पहले भी स्टडी किया था। यहाँ पे क्या निकल के आती है देखिए, कंप्लायंस का इशू है इसके साथ, एक्सचेंज के साथ। ये एक ध्यान देने वाली बात है किसको, कंप्लायंस का इशू चल रहा है। आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, वो कहती है पीयर्स का। पीयर्स में कहती कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग चाहे वो क्या करती है, तो एग्रीकल्चर ट्रेड करता हो या कुछ भी करता हो,
अब आती हैं यहाँ पे सबसे बड़े पीयर्स कंपनी में अदानी इंटरप्राइजेज, जो क्या करती है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इनका पीयर्स कंपनी है। लेकिन मुझे लगता है कि अदानी इंटरप्राइजेज इज नॉट अ कंप्लीटली ट्रेडिंग कंपनी। वो इंडिया के कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट ना किया हो। उनकी अलग अलग सेक्टर से इनकम आती है, तो इसमें ये देखना जरूरी है तो किस सेक्टर से कितनी ज़्यादा सेगमेंट्स के हिसाब से पैसा आती है, तभी लगता है कंपेयर करना ठीक है। नहीं तो मुझे लगता है कि इसे कंपेयर करना बिल्कुल बेकार निकल आती है। चाहे डेट्स की तरफ देखें या फिर करंट उसकी तरफ देखें, मुझे लगता है कि इसे करना ठीक लगता नहीं है। कहाँ से लगता है, जो रिजल्ट की पार्ट अभी आई उसके हिसाब से देखा जाए तो वो कहती है क्या, जो करीब करीब क्या होती है कंपनी में लगातार क्या हो रही है, एक सेल्स रिवेन्यू ग्रोथ करती है, जहाँ पे 18 करोड़ से 26 करोड़ हो जाती है, 16 करोड़ से 18 करोड़ हो जाता है, 8 करोड़ से 16 करोड़ हो जाता है। मतलब क्या गजब का रैली है सेल्स को लेकर। क्या जितना लेवल पे सेल्स कर रहे हैं क्या उसी लेवल पे इनके पास पैसा आ जाता है, ये भी एक बात है। तो इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहती है कि हमारे पास कितना है, नियरली 22% तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनी है। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद कहते हैं क्या, प्रॉफिट की बात। क्वार्टरली प्रॉफिट कहती है हमारे पास 5 करोड़ के आसपास, और दूसरी तरफ भी 5 करोड़ 66 लाख के आसपास। तो यहाँ से यहाँ गिरावट आ गई, लेकिन इसको यदि जून से कंपेयर करेंगे तो क्या लगेगा, मार्केट तो लगातार पोटेंशियल बनेगी ना। जब तो 7% 700% या 800% आप देखा कह सकते हैं ना, ये स्टॉक ने हमारा 700% क्या किया, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया, प्रॉफिटेबिलिटी में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये बातें निकल के आती है। ईयरली डेटा कहती है इसके बारे में, क्या कहती है, ईयरली डेटा कहती है नियरली जो कंपनी के पास कुछ था नहीं, वो कंपनी 51 करोड़ की टर्नओवर पे पहुंच गया मार्च तक में। और अभी 12 महीने का डेटा देखो तो वो कहते हैं 70 करोड़ तक पहुंच गया कंपनी। लगातार क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रही है, अच्छी बात है। अब ये जब बिल्डअप हो रही है, उस बिल्डअप के प्रति और क्या है, बिल्डअप के प्रति निकल के आती है, अच्छा ये तो 10 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले पीरियड में और 10 करोड़ के प्रॉफिट आसपास रहा। चलिए, जो है 10 करोड़ के प्रॉफिट है और वो अभी 16 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, चलिए यहाँ तो अच्छा संकेत देता है। अब आते हैं चार इंडिकेटर कहती है यहाँ पे, और चार इंडिकेटर क्या कहना चाहता है, कहता है सेल्स ग्रो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, लगातार बिल्डअप होती है। प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बिल्डअप, और परसेंटेज देखेंगे तो कहाँ 100% से 370%, 540% तक जंप करती नजर आती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर भी लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप होती है। रिटर्न इक्विटी पे चर्चा करें तो वो भी लगातार देखने को मिलती है। आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ जो इस सिचुएशन में आपने देखा, यहाँ पे लगातार क्या हुआ, यहाँ पे लगातार मार्केट चढ़ा, फिर मार्केट गिरा, और फिर यहाँ के सस्टेन किया। क्या ये सस्टेन करने वाली जो जगह थी वो वही जगह निकल के आती है, दोबारा यहाँ से वृत्ति नजर आ सकती है, ऐसा कुछ है, कुछ चलिए। अब देखिए इसके बेसिस पे यदि कोई आकलन किया जाए, केवल केवल इसके बेसिस पे कोई इस आंकड़ों को देखे तो लगता है अच्छा ये तो लगातार बिल्डअप हो रही कंपनी, मल्टी अगर साबित होगा 4 रुपए का स्टॉक 40 बन सकता है। लेकिन पता है चेक करना क्या है, चेक करना है इसका डेटर्स को पार्ट को लेकर। तो कंपनी कहती है हमारे पास डेटर्स की पार्ट जो है क्या है, 17 करोड़ का। एक आकलन करिएगा, ठीक है, मैं किसी बिजनेस को, यदि आप किसी बिजनेस को समझते होंगे तो एक आकलन करना जरूरी है। 17 करोड़, 18 करोड़ का इनका मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, जो पैसा भी रिकवरी नहीं आया, ठीक है। 18 करोड़ का पैसा फंसा हुआ है, उस 18 करोड़ पे उन्होंने प्रॉफिट पार्ट देख निकाल करके दिखा करके टैक्स दे चुके हैं। और टोटल सेल्स कितना था, एक साल में 51 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर के कितना सेल्स था, 18 करोड़। मतलब जितना भी उसने सेल्स किया, उस 18 करोड़ में से 17 करोड़ समथिंग जो है वो मार्केट में पैसा इनका लगा ही रहा डेटर के अंदर।
ठीक है, इन दोनों का आकलन देखिए, लगता है 95% जो है, यदि लास्ट क्वार्टर के डेटा को ले लें तो 95% लगता है कि वो तो डेटर्स पैसा फंसा हुआ है, 5% पैसा ही आया होगा। इसके बाद एक आकलन और कीजिएगा, वो आकलन ये है, जो पूरे साल में इनके पास प्रॉफिट कितनी बनती है, मैं पूरे साल का लेता हूँ। ठीक है, पूरे साल कितना प्रॉफिट बनता है, 10 करोड़ का। और ये 10 करोड़ के बेसिस पे इनका पता है कितना सेल्स मार्केट में फंसा हुआ है पैसा, 18 करोड़ का। चलिए आकलन कर लीजिएगा। और ये पैसा कब आता है इनके पास, 128 दिन में आता है। 4 महीने से ज्यादा टाइम फ्रेम में इनके पास पैसा आता है। इसको आकलन करना जरूरी है कि इंटरेस्टेड पर्सन यहाँ पे केवल केवल क्या कहती है, 15,000। चलिए सेगमेंट वाइज मुझे लगता है कि मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हम फिर कुछ कर नहीं सकते। सेगमेंट वाइज कुछ होगा तो लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कोई भी सेगमेंट वाइज डेटा यहाँ पे देखने को नजर नहीं आ रही। और कंपनी में हुआ क्या एक साल के दौरान, खासकर हम 1 महीने की ट्रेंडिंग की बात करेंगे, क्योंकि पता है जब मार्केट 4 जून के बाद एक ही लाइन में सारे के सारे मार्केट खड़े थे, जब मार्केट ही सारे के सारे खड़े थे, तो आखिर 3 महीने के डेटा में ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो मार्केट जहां से थी वहीं क्या आके आसपास अटकी। आखिर ये जो मोमेंटल हुआ इस लंबे पीरियड के लिए आए गई, वो क्या रहा, इसका रिकंसलेशन करते हैं। ठीक है, चलते हैं रिकंसलेशन पर्पस को लेकर के, कहाँ पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी कहती है जो हमारे पास ना डीआई है ना कुछ है, क्योंकि केवल केवल क्या कहती है, पब्लिक है। तो पब्लिक है तो कब से है, बहुत पुराना है, आज का नहीं है। पब्लिक में क्या है, पब्लिक में कहती है जो कि इनके पास कुछ गुजरात बेस्ड कंपनी नजर आती है, और कुछ बड़े बड़े लोग देखने को मिलते हैं जिनके पास पोजीशन अच्छी खासी है। अब यही इनके प्रमोटर्स हैं या यही इनके क्या हैं, मेन करता धरता है इसको लेकर के, या ये ही मेन किस चीज के लिए बैठे हैं, प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हैं। जहां पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितना, 15,000 लोग ही रहे पूरे इंडिया के अंदर इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नजर आए। चलिए अगले पड़ाव पे, अगला पड़ाव देखते हैं, लेटेस्ट सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल इसके बारे में कहता है जो कि एक बोर्ड एनुअल जनरल मीटिंग की बात करती है, 13 अगस्त को एनुअल एजीएम करने वाली है कंपनी। और क्या कहती है कंपनी, रिकमेंड द बोर्ड मीटिंग की बात करती है, 13 बोर्ड मीटिंग ऑफ द रिकमेंडेशन बोनस इशू की बात करती है। अब एक चीज समझ में आए, समझिएगा, समझना ये है, छोटी सी कंपनी, लंबी जंप, और कंपनी क्या कहती है, बोनस देने वाली है। कहती है अप्रूवल द स्टैंड लोन कर दिया 30 जून का। कहती है एजीएम होने वाला है 13 अगस्त को। एनुअल जनरल मीटिंग के लिए उन्होंने क्या किया, अप्रूवल किया किसको, नोटिस को लेकर। अपॉइंटमेंट भी डायरेक्टर का हो गया, ये वोटिंग की बात कर लिए। डिसाइड द बिजनेस एक्सपेंशंस, बिजनेस बढ़ाने वाली है कंपनी, किसको लेकर के, डायरेक्टर्स आर द प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री विच कीपिंग द लिस्ट इंटरेस्ट। इसके बाद क्या कहती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करने वाली है, इंक्रीज ऑथोराइज शेयर कैपिटल करने वाली है, कितना, 25 करोड़ का, और डिवाइडेड जो कि 25 लाख में होगा, 25 करोड़ का। इसके बाद देखा जाए, कहती है इक्विटी शेयर इन द 1 रुपीज़ का होगा, और ओवरऑल इन्होंने टोटल कितना हो जाएगा, करीब 30 करोड़ का हो जाएगा। इसके बाद कंपनी कहती है कि हमने बोनस देने का डिसाइड करते हैं। बोनस क्या देगी, 1:1 का, एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा। कब के लिए, फेस वैल्यू है 1 का, और एजीएम में उन्होंने कहा, एजीएम में यदि ये डिसाइड हो गई तो हम इसको बोनस दे देंगे, बोनस एक के बदले एक दे देंगे। ऐसा लेटेस्ट अपडेट था इसको लेकर।
अगले पड़ाव में कुछ ऐसा है इन्फॉर्मेशन, तो कहती है बोर्ड मीटिंग फॉर द अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर दिया और कोई चीज़ देखने को नज़र नहीं आई। ओवरऑल ये हमने देखा कि पिछले 1 महीने में ट्रेंडिंग लगातार गिरती थी, और फिर गिरती हुई में थोड़ा सा अब लगता है कि जान आ रही है, थोड़ी सी हल्की जान जो निकल रही थी वो थोड़ा चल के आती नज़र आती, जहाँ पे 6 महीने में अच्छे खासे जंप का देखने को मिला है। ये था इसके लिए कंपनी को लेकर के, जहाँ पे आर्टिकल में हर जगह छपा है, जो 841 करोड़ का हो गया इन द जून में जंप हो जाती है। तो इसका लिए थोड़ा सा पार्ट था, उसको समझने का प्रयास किया हमने। दोस्तों लर्निंग अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, कुछ मैंने कुछ छोड़ दिया स्क्रिप्ट कर दिया तो वो भी आप बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।